एनसीईआरटी का टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट। नीट वालों को ज़्यादा कुछ वेल डिटेल आए या ना आए बिल्कुल ज़रूरी नहीं। नहीं ऐसा कोई, देखिए मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं कि रामबाण दे दो, ये चूरन खा लो इससे सेलेक्ट हो जाओगे। कहने का ये मतलब है सर बोर्ड को कैसे करें। यस डेफिनेटली अपूर्वा जी, मैं बोर्ड लेवल से ही बातें शुरू करता हूँ फिर से। मेरा मतलब है जस्ट गिव 1 मिनट फॉर जेई और नीट पर्पस। जो बच्चे सीनियर एग्ज़ाम की सोच रहे हैं, हाई लेवल एग्ज़ाम लाइक नीट और जेई, उनका बोर्ड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक बात, क्योंकि उनको अभी तो बोर्ड वालों ने भी सेम पैटर्न कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आप ये समझ सकते क्या आंसर मोर करेक्ट है। इसमें तो दिक्कतें उन बच्चों को फेस होने वाली हैं जो लोग पैटर्न से अनटच्ड हैं। मतलब वो केवल बोर्ड था तो कभी जेई नीट के पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया, तो अभी वो लोग बिगनर्स बन चुके हैं। बोर्ड वाले, उनको नहीं पता कि इन चारों में से कैसे चूज़ करना है, करेक्ट आंसर कौन सा है, ये कैसे प्रिसाइजली क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सोचना है, ये सब। बट हाँ डेफिनेटली हम बोर्ड बाउंडेशन की बात करेंगे तो बोर्ड पे इतना कोई बड़ा सवाल डिफ़िकल्ट नहीं पूछेगा। यही पूछेगा इनमें से कौन सा ईथर है, और अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ईथर ग्रुप लिखेगा तो वो आपको देख के बताना है कौन सा है। बट हाँ, जो जो बच्चे ये समझ के बैठे थे कि उन्हें केवल बोर्ड करना है और वो रट लेंगे लाइन से तो लिख के आ जाएंगे, लेकिन इस बार वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आपको उसमें से प्रेसाइज और करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, देयर इज नो थ्योरी। यस देयर इज नो थ्योरी सर। एस ब्लॉक को कैसे पूरा करें, हम कराएंगे। एस और पी ब्लॉक नवंबर में ख़त्म कर देंगे। नवंबर 10 तक ये ख़त्म हो जाएगा। बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, आज भी अल्डोल पूरा 2 घंटे में कवर नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। बस सर दिस इज़ अप्रोप्रिएट टाइम फॉर वॉचिंग आइसोमेरिज्म लेक्चर इन दिवाली ओकेशन। नो एट ऑल, नो एट ऑल, अब ऐसा बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप किसी भी प्रीवियस टॉपिक को स्टार्ट करें एज अ बेल डिटेल। एक तो आपको सेमेस्टर परेशान करेंगे। अब दिसंबर में आपका सेमेस्टर टर्म 1 है तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर्ड होना होगा। दूसरा, आइसोमेरिज्म जैसा वो कुछ टर्म में नहीं पूछेंगे। और जेई और नीट को देखते हुए आप डेली कवर कर लीजिए, उतना वेल डिटेल मत पढ़िए, काम भर का पढ़ लीजिए। आइसोमेरिज्म छोड़ दें, हाँ ठीक है छोड़ दो। अगर आप 12th मिड आ चुके हो और आइसोमेरिज्म नहीं जानते हो तो छोड़ दो। जहाँ पे आइसोमर्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ से फिर आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में अब आप बाकी चैप्टर डिस्टर्ब करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिवाली में पी ब्लॉक कर लो आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से, क्योंकि आपको टर्म में लिखने वाले हो। आई मीन टर्म जो होने वाले उसमें आपको करना होगा। सो एक तो आपको वो फ़ायदा मिलेगा, दूसरा मैं पढ़ाऊँगा तो फास्ट हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी जहाँ से भी रिकवर कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन नहीं आ रहा, टर्म 1 में हाइड्रोकार्बन नहीं आ रहा है। अच्छा आ रहा है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं टर्म 1 में। हाँ जेई के लिए आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। चलिए विल स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। अल्डोल कंडेंसेशन पे हम लोग बात कर रहे थे। बोर्ड में ये पूरा इम्पोर्टेंट है, तो बोर्ड वाले ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाए लेकिन ऊपर ऊपर चीज़ें सीखें और सोचें। वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपरली, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए डियर ऑल, कल का जो क्लास था, आई मीन डे बिफोर येस्टरडे, उसमें हम लोगों ने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था। इस पर कोई सवाल है अभी तक? कोई डाउट है तो पूछो। वही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं एक बार समराइज करता हूँ। अल्डोल तभी पॉसिबल है जब कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड में अल्फा कार्बन हो, सी डबल बॉन्ड हो के बगल का कार्बन अल्फा, और उस पर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। बोलो हाँ ना।
इसकी रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट बेस से कराते थे। तो बेस अपना एसिड बेस रिएक्शन चालू करता था और इसको न्यूक्लियोफाइल बना दिया, या हम बोलते थे हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया और वाटर निकल गया। तो सवाल आप ये पूछोगे कि क्यों सर न्यूक्लियोफाइल आप इसी का बना रहे हो, आप बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दो, या क्यों आप OH एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं बना ले रहे हो। सवाल तो आप ये दिमाग में उठा सकते थे कि यही बेस ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता, क्यों आप कार्बन को एज ए न्यूक्लियोफाइल बना रहे हो। बोलो पहला सवाल समझ आया मैंने क्या बोला। जो न्यूक्लियोफाइल बना ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती थी, ये रीजन मैंने बता दिया था, एसिड बेस रिएक्शंस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। दूसरे स्टेप में क्योंकि यहाँ अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 1 ही बना और 99 इधर ही अवेलेबल हैं, तो इसी मॉलिक्यूल्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स पे मतलब एसिटल्डिहाइड के बचे हुए मॉलिक्यूल्स पर यही जो न्यूक्लियोफाइल आपने बनाया वो जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे टूटा रहता है, ये माइनस और ये प्लस। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना या जो इलेक्ट्रोफाइल बना उस इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन पर ये न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा। जुड़ना सीखो, जिस पे जुड़ रहा है, जिसके ऊपर जुड़ रहा है उसको पहले लिखो। तो मैंने पहले लिखा CH3, C से जुड़ा HCH, इधर ही जुड़ा O-, इस प्लस पे जाके ये जुड़ गया CH2 और ये लिखा C डबल बॉन्ड। बोलो हाँ ना। ये जो था CH इकट्ठा लिख दिया, O- कार्बन प्लस इस CH2 माइनस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लिया। ये स्टेप RDS स्टेप है और ये स्टेप भी रिवर्सिबल है, या अल्डोल के हर एक स्टेप रिवर्सिबल है, या कार्बोनिल कंपाउंड के हर एक रिएक्शन के स्टेप रिवर्सिबल होते। तो यहां पहले स्टेप में जो वाटर निकला उसी वाटर के H को ये O- फिर से ले लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, तो ये आपका अल्डोल बन गया CH3CHOH, फिर लिखा CH2 और C डबल बॉन्ड। कार्बोनिल के बगल में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, एंड बीटा पर OH होना इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोल, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोल। बोलो यहां तक सब लोग जानते थे, यहां तक सब जानते थे। फिर हम इसको हीट करते हैं तो अल्फा बीटा से HOH वाटर निकल जाता था और ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ से टूट जाता था, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और ये ऐसे, तो ये आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसका नाम पढ़ते थे अल्डोल कंडेंसेशन। हर जगह इंपॉर्टेंट है, इक्वली इन नीट, जेई और बोर्ड, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। इवन बोर्ड वालों के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 सवाल यहाँ पे बनेंगे बोर्ड वालों के लिए। चलो अब मेरी काम की बात सुनो, यहां तक कोई तकलीफ हो तो मुझे बताएं फटाफट। एनीबॉडी हैव एनी तकलीफ प्लीज टिल दिस पॉइंट, एनीबॉडी हैव एनी इश्यूज, एनी तकलीफ प्लीज टेल मी। बोलो हाँ ना, कोई तकलीफ नहीं है, सब क्लियर है। अब मेरा सवाल ये है, जो मैंने आपसे पूछा वही मैं फिर से पूछ रहा, क्यों आपने कार्बन का न्यूक्लियोफाइल बनाया। तो आप बोल ही सकते थे सर आप रोज चिल्लाते हो एसिड बेस रिएक्शन फर्स्ट होती है,
तो जैसे ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक का काम किया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बनाया। बोलो हाँ ना। यहाँ एक काम की बात सुनो, आपके लिए मैं आगे आगे कोरिलेट करूँगा, लेकिन अगर आप एसिटल्डिहाइड, इससे छोटे अल्डिहाइड का तो अल्डोल होगा नहीं, अगर इसका अल्डोल बनाया तो आपको मैक्सिमम 55% यील्ड मिलता है। इसका मतलब अगर आप इससे ऊपर बढ़ जाते हो प्रोपेनल्डिहाइड, तो इसका यील्ड 10% बचता है। मतलब 100 रुपये के खर्चे पे 10 पैसे का फायदा, जैसे भी आप समझो, मतलब यील्ड बहुत कम मिल रही। और अगर आप यही कीटोन एज एसीटोन ले लेते हो, उसका एल्डोल कराया, तो आपको 2% यील्ड मिलती है। क्या ये वर्ड समझ पा रहे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट कितना कमजोर है? या ये देखिए, ये स्टेप ना के बराबर है। 100 मॉलिक्यूल्स में से एक ही मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो रहा है। 100 में से एक ही मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुआ, मतलब रिएक्शन का रेट तो 1% ही हुआ। तो आप सवाल ये पूछोगे, सर क्या वजह है जिस वजह से ये रिएक्शन का यील्ड इतना बेकार आ रहा? नहीं समझ पाए मेरे सब? मैं ये बोल रहा, एसिटल्डिहाइड फर्स्ट मॉलिक्यूल्स है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स है कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, जहां से अल्डोल चालू होता है। और जहां से अल्डोल चालू हो रहा वो मैक्सिमम 55% यील्ड दे रहा है। और अगर एक और कार्बन बढ़ा दिया तो ये 10% यील्ड बचा, और अगर एसीटोन ले लिया तो 2% यील्ड आ रहा। मतलब क्यों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इतनी बेकार रेट से चल रहा है? नहीं समझे हो? उसी का रीज़न मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। मेरी साइड से मैं समझा चुका हूँ, आपकी खोपड़ी कमज़ोर है इसलिए आप को रिलेट नहीं कर रहे, वो आपका ही फॉल्ट है। अब मेरी बात सुनो ज़रा इधर, हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यही चल ही रहा था, या ये पढ़ाया ही आपको कि अल्डिहाइड और कीटोन में केवल एक ही रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मान लो इन जनरल R1C डबल बॉन्ड R2, कोई अल्डिहाइड या कीटोन लिया, कोई एक RH रख दो, अल्डिहाइड बन जाएगा, अदरवाइज ये कीटोन है। बट ओवरऑल ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये तो समझ रहे हो। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से कराता हूं, हिंड्रेंस इज करेक्ट आंसर, परफेक्टली करेक्ट, हिंड्रेंस एंड इंडक्टिव इज द आंसर, ऑल राइट। बस चलिए अब मैं इसको अपने शब्दों में कोरिलेट कर देता हूं। ये रिएक्शन क्यों रिवर्सिबल है? मान लो ये 100 मॉलिक्यूल्स इधर 80 में कन्वर्ट हुए, बाद में सारे वापिस हो गए और 10 ही बचे, तो मैं ये बोलूंगा कि रिएक्शन का यील्ड तो 10% ही मिला। मेरा मतलब पूरे 100 मॉलिक्यूल्स में 80 यहाँ कन्वर्ट हुए, फिर सारे ही वापिस हो गए, केवल 10 मॉलिक्यूल्स बचे, मतलब 70 मॉलिक्यूल्स वापिस चले गए, मतलब यील्ड फाइनल प्रोडक्ट बेकार मिली। तो क्यों बेकार मिल रहा है, ये मेरा सवाल था। क्यों प्रोडक्ट साइड स्टेबिलिटी नहीं होगा तो वो रिएक्टेंट साइड वापिस चला गया, बस वही हमको समझना। तो इधर देखो फटाफट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई सवाल जेई और नीट पूछेगा नहीं, बस आपके लिए मैंने पूछ लिया, इंटरेस्ट डेवलप्ड हो कंटेंट में। ये कार्बन C डबल बॉन्ड O है, मतलब इसके पास एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की वजह से ये sp2 प्लेनर है, बोलो हाँ ना। अगर ये sp2 प्लेनर है तो बॉन्ड एंगल 120 है, और बॉन्ड एंगल 120 है, मतलब ये दोनों RR बल्कि ग्रुप एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं,
मतलब हिंड्रेंस कम है, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप इसको न्यूक्लियोफाइल से जोड़ दोगे, ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा। तो जरा ये देखो, ये लिखा होगा R1C, इधर लिखा मान लो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये R2 और ये O माइनस। नाउ दिस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, मतलब प्रोडक्ट टेट्राहेड्रल बना, और टेट्राहेड्रल बना मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। तो यहाँ अब बल्कि ग्रुप में एक तो 4 नंबर बढ़ा दिए। पहले एज अ बल्कि ग्रुप एक R था और एक R2 था और एक ऑक्सीजन भी मान लो, मतलब पहले एज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम 3 थे, अभी एटम और ग्रुप ऑफ एटम 4 कर दिए। छोटी जगह में 4 लोगों को खड़ा करना, रिपल्सन ज्यादा, हिंड्रेंस ज्यादा। तो एक तो यहां पर आप बॉन्ड एंगल घटा दे रहे हर दो एटम के बीच का, मतलब हर दो बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल जो पहले इन दो एटम के बीच में 120 डिग्री था, वो आपने 109 किया। मतलब अगर ये इतने दूर थे तो आपने इन्हें पास पास ला दिए, मतलब हिंड्रेंस बढ़ेगा, मतलब ये रिएक्शन आगे बहुत कम बढ़ेगी, यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को अवॉइड करेगा, अपोज करेगा, जुड़ना पसंद नहीं करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड, बोलो इतने वर्ड समझ आए कि नहीं। दूसरा, जैसे ही आपने यहां 4 एटम बढ़ा दिए, एक तो वो तकलीफ खड़ी हो गई। दूसरा रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ही एटम पे माइनस है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, और इंट्रामोलिकुलर रेट बहुत ज़्यादा। अगर ये O माइनस इंटरनल अटैक कर गया तो जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था वो वापस निकल जाएगा एंड परमानेंटली रिएक्शन वापस जाएगी। बोलो हाँ ना। एक तो उसको स्टेरिकली अनस्टेबल बनाया जा रहा जो भी प्रोडक्ट बन रहा, और दूसरा मॉलिक्यूल्स के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है और इंट्रामोलिकुलर का अटैकिंग का रेट 5000 से 50,000 टाइम फास्टर होता है देन दिस इंटरमोलिकुलर अटैकिंग रेट। बोलो ये सब पढ़ा के आया था मैं, मेरे वर्ड समझ पा रहे हो। अब ये स्टेप बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इस स्टेप का नाम RDS स्टेप पड़ा, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन हुआ। ऐसा स्टेप जो फास्ट ना हो, रिएक्शन चल रही बहुत धीमी गति से, बहुत स्लोएस्ट स्पीड से, ऐसे स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग बोलते हैं। जो कार्बोकेटाइन आप यहाँ बना रहे थे और वो कैटाइन कितना स्टेबल हो, उससे रिएक्शन के रेट को कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपने फर्स्ट 2 क्लास में ये पढ़ाया कि कार्बोनिल कंपाउंड में कैटाइन का स्टेबल होना इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैंने कहा कोई और लिखवाया, बताओ जरा देख के बताओ, जिस स्टेप में मैंने न्यूक्लियोफाइल जोड़ा उसी को रेट बताएं। अथंग तुम कभी कभी पढ़ते हो तो इसलिए कुछ भी बोलते रहते हो। रेस्ट ऑल प्लीज टेल मी, क्या मैंने RDS स्टेप न्यूक्लियोफाइल के जोड़ने को नहीं बोला? अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बोनिल इज RDS। चलिए रीजन समझ आया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप क्यों ये यील्ड इतना कम दे रहा। इन दो वजह से ये रिएक्शन वापस फास्ट हो जाती है। इसलिए ये मान लो अगर 100 में 80 भी बदले तो बाद में ये 80 वापस चले जाते हैं। इसलिए हमको एज अ फाइनल यील्ड या फाइनल प्रोडक्ट कम मिलता है। इसलिए हमने लिखा कि प्रोपेन क्या बोलते एसिटल्डिहाइड में
मैक्सिमम रफली आपको 50% ही यील्ड मिला। बोलो हाँ कि ना। कोई तकलीफ हो तो बोलिए फटाफट। एवरीबडी गॉट इट व्हाट आई सेड? समझे क्या सभी लोग? ओके। हर्षदा लेट ज्वाइन किए क्या आप? अभी लेट ज्वाइन किए हो क्या? अभी ज्वाइन किए हो क्या? चलो नो इशू, एज सच कुछ खास पढ़ाया नहीं। यही टॉपिक एक नया था जिसमें मैंने रीज़न बताया कि क्यों यील्ड इतना कम है। हाँ वो 6:30 बोला था, लेकिन जल्दी ज्वाइन किया ताकि क्लास भी जल्दी ऑफ कर दो उस टाइम, वरना आप सोने वाले रीज़न देने लगोगे। इतना आया कि नहीं? चलो आज का टॉपिक चालू करते हैं। और एक बार फिर से अल्डोल में सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लोग बार बार पढ़ें, मैकेनिज़्म देखें। बोर्ड वाले बच्चे भी जेई के पैटर्न को थोड़ा थोड़ा देखना चालू करें, सो दैट उनको हैबिट आ जाए पैटर्न में। पहले क्या होता था, जो जेई और नीट के बच्चे होते थे उनको हम लोग ऐसा करते थे, लिखवाने की हैबिट डलवाते थे। थ्योरी लिखो, ऐसा नहीं हो कि केवल जेई नीट ही पैटर्न आता हो, थ्योरी लिखना भूल गए हो। अभी तो सब में यही जेई नीट पैटर्न कर दिया, तो बोर्ड वाले अपने आप को एडॉप्ट कराएं कि आपको इस लेवल को टच करना है, मतलब इस पैटर्न को टच करना है। बोलो हाँ ना, समझ आ रहे? चलिए अब हम लोग ये जो था इसको ट्रिक में आंसर लिखो। एक पहली बात ये सुनो, एग्जामिनर कभी लिखता नहीं है कि वो अल्डोल है। आप कैसे पहचानोगे वो अल्डोल है? एक तो डाइल्यूट बेस देखोगे, कौन सा बेस? ओनली डाइल्यूट। और जो भी अल्डिहाइड या कीटोन हो, अगर उसमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, देन ओनली अल्डोल कंडेंसेशन इज द रिएक्शन। बोलो ये 2-3 वर्ड समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि ये अल्डोल शुरू हो गई, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो ऐसे लिख के दे देगा। मैसेज है तो मेरे दूसरे नंबर पे करो, 7600717366। उस पर मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ और स्लाइड देख रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, सब विजिबल है कि नहीं। अथंग तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो, मुझे दूसरे नंबर पे मैसेज करो। चलो काम की बात सुनो। कितने डाइवर्टेड रहते हो अथंग, चारों जगह काम फैला रखा है। फोकस ऑन दी वन पॉइंट एट वन टाइम। चलिए काम की बात सुनिए फटाफट, मुझे चालू करने दीजिए। मैं अब इसको ट्रिक फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। ये जो भी वो अल्डिहाइड लिखे, एक मॉलिक्यूल ही वो लिखता है। इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल एक मोल है, तो ऐसे कई सारे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जामिनर इसको 1 मोल और इसको भी 1 मोल मान के रिएक्शन पूछ रहा है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको पिकअप करने होते। पहले एसिटल्डिहाइड लिख लिया, अगले में एक का मैंने C डबल बॉन्ड O लिखा, अगले में जो अल्फा कार्बन है उसके मिनिमम 2 हाइड्रोजन सामने लिख दीजिए, और ये ऐसे लिख दीजिए, ये और ये एक ही चीज़ है। अब यहाँ से डायरेक्ट वाटर निकालिए, अल्फा से 2 अल्फा कार्बन के दोनों H और एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के अल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीजन, वाटर निकाल दिया, तो ये अब कंप्लीट लिख दो। तो ये बना CH3, फिर जुड़ा सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ जाएगा CH, और ये C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फा और बीटा। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन। बोलो ये सभी को लिखना आया? कुछ नहीं दिया होगा, 2 मोल नहीं दिया होगा, 1 मोल दिया, मतलब 50,000 ट्रिलियंस मॉलिक्यूल दिए तुमको, तो कोई 2 मॉलिक्यूल्स ही पिकअप करने थे। चलिए बाकी लोग समझे क्या? अब एक और मैं लिख रहा हूं, आप ट्रिक से आंसर बताओ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH,
ये कल होमवर्क दिया था, डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है। देख के आपको क्या करना है, इसे देखो, एक जो मॉलिक्यूल्स है उसको एज इट इज लिख लीजिए और उसका कार्बोनिल ग्रुप सामने रख दीजिए, H नीचे। अब दूसरा सेम मॉलिक्यूल्स के अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को सामने लाइए, तो मैं ऐसे लिखूं, ये कार्बन और इस कार्बन से नीचे की तरफ CH3 लटका दो, इसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन से C डबल बॉन्ड OH, मतलब फिर से देखो, C डबल बॉन्ड OH अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन ओपन कर दो, तो अल्फा से जो आगे जुड़ा है वो इधर उधर लटकाओ, ताकि आप ये सामने से HOH एज अ वाटर निकाल पाओ। और जैसे ये वाटर निकला तो ये डायरेक्ट लाइन से लिखते जाइए, CH3 CH2 CH, देन ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जहाँ 2 बॉन्ड कम हुए, 2 हाइड्रोजन निकले तो 2 बॉन्ड की कमी हुई, तो वो दोनों बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा। ये कार्बन नीचे मिथाइल से जुड़ा, सामने कार्बोनिल से जुड़ा, अगेन कार्बोनिल के बगल में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? टेल मी एवरीबॉडी प्लीज। वेदांत राजपूत किसी भी टाइम ज्वाइन करते हो, क्या बोला जा सके कि अब आपको लेक्चर समझ आएगा? चलिए, एनीवे इट्स अप टू यू। आया, समझ आया सब लोगों को? आया? बीटा वाला कार्बन क्या? बीटा वाला कार्बन से क्यों न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाते? अथंग, आप मुझे ये बताओ क्यों बीटा से बना लेना चाहिए? मैं आपकी बात से ही मान लेता हूँ, ठीक है, बीटा से बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे? बीटा में कौन सा आपका अलग से पैसा खर्च हो रहा है? तो इसका मतलब आपको पहले स्टेप कुछ भी समझ नहीं आए। न्यूक्लियोफाइल बनना मतलब एसिड बेस रिएक्शन होना, और एसिड बेस रिएक्शन होना मतलब जो ज़्यादा एसिडिक होगा वही काम करेगा, मैं अपने घर से कुछ कर दूं। ये लिखा है, मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पहले डाइल्यूट बेस जो लिखा होता है वो OH माइनस इस कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन, ये दोनों H ओपन किया तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, H प्लस गया, कार्बन पे माइनस आया, ये माइनस इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस स्टेबल है। इसका मतलब अगर ये एनाइन स्टेबल था तो इसी अल्फा का एसिडिक H होगा। बीटा से अगर H निकाल भी दिया तो ये माइनस इधर ही रहा, रेजोनेंस नहीं हुआ, अनस्टेबल रहा, तो इंतजार करेगा कि जो H निकला वो उसी से जुड़ जाए या उसे निकलने नहीं देगा, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। नहीं कुमार, ऐसा नहीं है। ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगा, ज़्यादा स्टेबल ऐसा नहीं। हाइड्रोजन कोई स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा। तो आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं कि आपको कोई ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा दे और आप खुश हो जाओ? मान लो ये H निकला तो क्या ये H प्लस निकल गया तो ये माइनस बना, ये फिर आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया, लेकिन इसका रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा इसमें H का कोई लेना देना नहीं है। H का खुद ये काम है कि ये एसिडिक H की तरह बिहेव कर रहा। अब आप ये सवाल जरूर उठा सकते हैं कि सर अगर मान लो मैं बीटा पे कोई -I-M ग्रुप जोड़ूं तो क्या रेट बढ़ जाएगा? तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली बढ़ जाएगा। इस एनाइन की स्टेबिलिटी का बढ़ना मतलब ये मैक्सिमम रिएक्टेंट पार्ट
न्यूक्लियोफाइल बनना चाहेंगे, इस पार्ट में जाना चाहेगा, और जब ये मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तो ये मैक्सिमम रिएक्टेंट के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो मतलब मैक्सिमम रेट होगा। H का कोई लेना देना थोड़ी ना। हाइड्रोकार्बन में क्या बोला था? नरेंद्र पाटिल सर, कार्बोनिल कार्बन अगर 2 अल्फा कार्बन से लगे हों तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। यू आर सो सिंसियर स्टूडेंट। आई थिंक इससे पहले तुम फिजिकली मेरे से नहीं पढ़े, या मैं तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं आ पाया होगा। एनी इशू, मैं अभी आपके क्या बोलते हैं डाउट को लिखता हूँ दोबारा। सर कार्बोनिल कार्बन, अच्छा आपने सेम क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया, मैं उसी आंसर को बताता हूँ। किस हाइड्रोजन को रिमूव करें या किसको हटाएं या किसका एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा, इनका सवाल है। इसका मतलब इन्होंने कीटोन पे सवाल पूछा और मैंने अभी तक अल्डोल पे ही रिएक्शन, मतलब अल्डिहाइड कार्बोनिल वाले पे ही रिएक्शन चालू की। को पिकअप कर लूँ, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? टेल मी वेरी फास्ट, टिल एनीबडी हैव एनी डाउट? नहीं, ओके। 2-3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा और शायद 70-80% आप लोग ये समझ गए कि अल्डोल कैसे बनता है। मैक्सिमम लोग अल्डोल का प्रोडक्ट सही लिख ले रहे हैं, ये मुझे फील हो गया। अब जो आपके अदर क्वेरीज हैं मैं उनको सेटल करूं, उससे पहले मैं एक कीटोन का सिंपल स्ट्रक्चर आपको लिख के सिखा दूं। जैसे मान लो बच्चा ये पूछेगा कि सर कार्बोनिल में दोनों तरफ अल्फा हो, और अभी मैंने अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल ही ले लिए। पहली बात तो आप इतना देख के इसे अल्डोल पढ़ना सीखोगे। क्या बोलोगे? अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कार्बोनिल हो, अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम एक दिख जाए, तो इसमें डाइल्यूट NaOH दिखे, कोई भी हो बट डाइल्यूट बेस हो और कार्बोनिल पे अल्फा कार्बन पे OH हो। मैं इसकी फटाफट रिएक्शन कराता हूँ क्योंकि आइडेंटिकल है, दोनों साइड सेम है। पहले स्टेप में मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल बना लिया, यही न्यूक्लियोफाइल स्टेप 2 में अपने ही बाकी बचे हुए रिएक्टेंट पर अटैक करेगा। तो ये जो CH2 माइनस था वो मैं आगे की साइड लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड हो CH3, और इसी को RDS स्टेप बोलते हैं, और ये जाके इससे जुड़ेगा क्योंकि ये बॉन्ड पोलराइज फॉर्म में रहता है। जिस पे जुड़ रहा उसे पहले लिखो, तो मैंने लिखा CH3 CO माइनस, और ये CH3 नीचे की साइड लटका दो ताकि ये प्लस पे ये कार्बन माइनस सामने बॉन्ड बना पाए, और ये ऐसे लिखा। फिर जो वाटर था, जो अभी HOH वाटर निकल गया, उसी का एसिडिक H ये O माइनस ले लेगा, और ये CH3 CH नहीं है, इधर इधर मिथाइल है नीचे, CO माइनस एक H ले लिया, सामने जुड़ा CH2 C डबल बॉन्ड OH। कार्बोनिल के हिसाब से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इज अल्डोल। इसी को हीट कर दो तो यहाँ से OH और से एक H निकल जाता है, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। बोलो कितने लोगों को ये समझ आया? और इसका 2% ईल्ड है, क्योंकि कार्बोनिल पर दोनों तरफ बल्कि ग्रुप मिथाइल का इतना बड़ा हिंड्रेंस है कि ये बेस को OH को भी नहीं आने दे रहा। तो मान लो अगर OH से कोई और बड़ा बेस ले लिया तो ये रिएक्शन तो चालू ही नहीं होगी। तो अल्डोल कंडेंसेशन 0। अब मेरी एक बात और सुनो, इधर ही साइड में मैं इधर लिख रहा हूँ, सब लोग देखें क्या लिख रहा हूँ। इसका मतलब अगर आप जरा सा और हिंड्रेंस बढ़ा दो तो ईल्ड 1% पहुंचेगी।
अभी दोनों साइड मिथाइल था, इससे छोटा कीटोन क्या लिखोगे, लेकिन जैसे ही और बल्कीनेस बढ़ेगा यील्ड घटती जाती है। और अब दूसरी बात मैं इधर बोल दूं, वरना आप लोग डाउट उठाओगे कि सर आप रिएक्शन को तो रिवर्स नहीं दिखा रहे हो। हम इस बार वही लिख रहे थे कि फॉरवर्ड में जो भी यील्ड मिले 1%, 2%, 0%, जितना भी मिले वो क्या मिल रहा है, इसलिए मैं सिंगल हेडेड एरो से लिख रहा था। आप वो भी लिखोगे तो भी करेक्ट ही माना जाता, लेकिन अगर आप डबल हेडेड एरो लगा दोगे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको पता है कि हर एक स्टेप रिवर्सिबल है, और हर एक स्टेप रिवर्सिबल होने का रीज़न भी मैंने लास्ट 2-3 क्लासेस में एक्सप्लेन किया। बोलो कितने लोग ये बात समझ पाए? एवरीबडी गॉट इट द पॉइंट? किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यील्ड विल्ड आपसे पूछेगा ना इतने परसेंट उतने परसेंट, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। बोर्ड वाले बस इतना देखें कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, और ये मैकेनिज्म बोर्ड में है, तो इस चैप्टर को बोर्ड और जेई की नज़रिए से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम ओके ओके सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें पूछेगा, बट हाँ बोर्ड में हल्के लेवल पे करेगा और नीट जेई में लेवल बढ़ा देगा, पूछेगा वही चीज़। एक बात, अब जैसे नरेंद्र जी का सवाल था कि सर अगर दोनों तरफ अल्फा है तो बताओ कौन सा अल्फा निकलेगा। तो अभी तो आइडेंटिकल मैंने लिया था इसलिए मैं बच गया था, लेकिन नरेंद्र जी का दूसरा सवाल ये था कि सर अगर इस बार मॉलिक्यूल्स में दोनों अल्फा अलग अलग हैं, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, इस साइड 3 है हाइड्रोजन, इस साइड 2 है, तो 3 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा, आपको तो ये बोलना है कि सर ये तो एसिड बेस रिएक्शन है जिसका कॉन्जुगेटेड बेस या H प्लस निकलने के बाद एनाइन जितना स्टेबल बनेगा उसका न्यूक्लियोफाइल उतना ज़्यादा बनेगा और वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। मान लो कि अगर मैंने ये OH से यहाँ से अल्फा H निकाला, जिसको इसको अल्फा 1 मान लो और इस तरफ वाले को अल्फा 2 मान लो, ताकि आपको समझ आए। अल्फा 1 से H निकाला तो ये क्या लिखा, CH3CH2, C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। दूसरे किसी बच्चे ने इधर से निकाला होता तो, और करके लिख रहा हूं, तो इस बार CH3CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्टेबल है या कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल। ये बनना ज्यादा स्टेबल है या ये बनना? ये तो भैया 2 डिग्री एनाइन है, अनस्टेबल, मिथाइल प्लस आई लगा के और बढ़ा देगा, अगेन अनस्टेबल। 1 डिग्री एनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। इसका मतलब अगर दो दो हैं, दो दो अल्फा एच हैं, तो वहां से आप निकालोगे या वो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगी जिसमें H प्लस निकलने के बाद एनाइन ज़्यादा स्टेबल मिले, और हमें पता है 1 डिग्री एनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एनाइन एंड दैट इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री एनाइन। बोलो हाँ ना। इसका मतलब बीटा 2 का हाइड्रोजन का या एसिड बेस रिएक्शन ही स्लो होगी, या मान लो ये 2 दिन में स्टार्ट होगी, तो यहां से तो 2 दिन अल्डोल चालू नहीं है, और ये अगर 1 घंटे में चालू है तो आप तो इस रूट से प्रोडक्ट बनाना चालू कर दोगे और ये आपके काम का नहीं। व्हाट्स योर नेम? मैं नेम भूल गया। नरेंद्र जी, समझ आया क्या? एवरीबडी टेल मी गेटिंग ओके? कोई डाउट? एनी डाउट? एनी अदर क्वेश्चंस? इतना तो आ गया। इसके बाद दूसरा स्टेप, पहला स्टेप सब लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल का बनना।
न्यूक्लियोफाइल उसी का बनाते हैं जिस चीज का वो अल्डिहाइड या कीटोन दिया है। तो कहाँ कैसे बनाते हो? अल्फा का एसिडिक एच निकाल के। दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल बनाया उसे अपने ही मॉलिक्यूल्स पे अटैक कराना होता है, तो ये ऐसे दिया था। और इस बार जो न्यूक्लियोफाइल बना वो CH माइनस और CH3 नीचे लटका दिया, इसी पे ही तो बना था ये वाला पार्ट। और ये C डबल बॉन्ड और CH3, तो जिस पे अटैक कर रहा है उसको आगे लिखो, ये जाके इस पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट लिखते टाइम जिस पे अटैक किया उसको पहले लिखते, तो लिखा CH3, फिर लिखा CH2, फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूट गया, तो ये O माइनस और ये प्लस, ये CH3 इसी से जुड़ा है, पर नीचे लटका दो ताकि प्लस से ये माइनस पार्ट आपस में जुड़ पाए। फिर ये CH, फिर नीचे लिखा CH3, C डबल बॉन्ड OH। अगले स्टेप में जो वाटर निकलता है उसी वाटर से ये एक H ले लेगा और OH माइनस डाइल्यूट बेस का वापस कर दिया, एज अ कैटेलिस्ट फ्री कर दिया, तो ये लिखा CH3, CH2, O ने लिया H इज OH, नीचे जुड़ा CH3, CH नीचे जुड़ा CH3, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज अल्डोल। ये अनस्टेबल होता है, मैंने बोला था, क्योंकि बेस अब अवेलेबल है, दोबारा बेस फ्री हुआ, एसिडिक एच को ले जाएगा, रिएक्शन पूरी वापस करा देगा। इसलिए हम लोग हीट हमारे प्रोडक्ट को फेवर कर रहा। यहाँ पर जो H है यहाँ पर OH है, फिर से वाटर निकल गया और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बना, जिससे हमारा रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। कार्बोनिल के हिसाब से इधर H कैसे आ गया? मैंने तो इधर कीटोन लिया है, सॉरी, मैंने इधर लिखा नहीं CH3, तो ये बन जाएगा CH3। कोई बाकी यूट्यूबर्स देखेंगे तो मजाक बना डालेंगे। अभी देखो, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज अल्डोल कंडेंसेशन। बोलो एवरीबडी अंडरस्टूड। मैंने अल्डिहाइड के 2 एग्जाम्पल लिए, कीटोन के दोनों लिए, और कैसे कैसे प्रोडक्ट बन सकते ये बता दिया। टेल मी एवरीबॉडी। किसी को समझने में कोई तकलीफ तो पूछे। नो तकलीफ, कंटिन्यू। अगला हेडिंग है आज का हमारा, सम मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट शोज एल्डोल। यह एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि इनमें से कौन कौन अल्डोल देगा, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? जिसके कार्बोनिल के बगल में अल्फा कार्बन और उस पे 100% एट लीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। वैसे आंसर तो 2 है, क्योंकि अल्टीमेट तो आप अल्डोल तभी बना पा रहे थे। नहीं नहीं, अल्डोल बनाने के लिए एक की ही जरूरत है और कंडेंसेशन करने के लिए 2 की जरूरत। अल्डोल के लिए एक, इसलिए मैंने आपसे बोला कि मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम इज 1 अल्फा एच इज रिक्वायर्ड। और मैं इस पॉइंट को इस बार फिर से कनेक्ट कर दूंगा जैसे ही मैं रिएक्शन लिखूंगा। अब मैं वापस नहीं जा रहा, अभी सुनो। सम मॉलिक्यूल्स डू नॉट शोज अल्डोल। कौन से मॉलिक्यूल्स अल्डोल रिएक्शन नहीं दिखाएंगे? विच सम मॉलिक्यूल विच डू नॉट शोज अल्डोल, तो इसका डायरेक्ट आंसर है जिन मॉलिक्यूल्स में अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वहां पर एसिड बेस रिएक्शन चालू नहीं होगा। एसिड बेस नहीं होगा मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा मतलब अल्डोल नहीं होगा। बोलो कितने लोग ये बात समझ पाए? ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ इसको आप प्रॉपर फुल सेंटेंस में रिकॉर्डेड को सुन के लिखें। आपके पास दिसंबर तक कोई प्रेशर नहीं है। दिसंबर के बाद चीज़ें स्ट्रेटजीज में चेंज लाना है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ के शॉर्ट करना है, एनसीईआरटी को ज़्यादा पिकअप करना है, टच करना है, देखना है, गो थ्रू करना है, और
केवल जेई मेंस लेवल पास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस लगाने, लेकिन उससे पहले सारा डिटेल पढ़ो। आया यहाँ तक? कोई तकलीफ हो तो बोलो। अरे भैया लोग समझ आया कि नहीं? ओके। पहला मॉलिक्यूल्स मैं लिख रहा हूँ HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल नहीं देगा क्योंकि अल्फा कार्बन एब्सेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन 100% एब्सेंट होगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। एसिड बेस नहीं होगा, इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, मतलब अल्डोल नहीं होगा। बोलो ये समझ आया कि नहीं? सभी लोगों को ये वर्ड समझ आए? ओके। दूसरा PHC डबल बॉन्ड हो बेंजाइड। तीसरा Me3CC डबल बॉन्ड हो। ये कोई भी मॉलिक्यूल्स अल्डोल नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड पर भी अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये कार्बोनिल के बगल वाला अल्फा 1 2 3 चारों बॉन्ड बना रखा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, मतलब नो अल्डोल। इधर भी देखो टर्सरी ब्यूटाइल लगा रखा, खुद का एच काम नहीं आता, ये कल बता दिया था। तो यहां देखो चारों तरफ कार्बन कार्बन ही दिख रहा, अल्फा एच एब्सेंट, मतलब नो अल्डोल। बोलो यहां तक समझने में कोई तकलीफ? सब लोगों को यहां तक समझ आया क्या? अल्डोल नहीं होगा। अगला मॉलिक्यूल्स में जो लिखता हूं उसमें अल्फा एच है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जेई में पूछा हुआ सवाल है, क्या ये डाइल्यूट बेस से रिएक्शन करेगा तो अल्डोल करेगा कि नहीं? साइक्लोप्रोपेनॉल, बताइए अल्डोल करेगा कि नहीं? टेल मी एवरीबॉडी। बोलो भाई, कहाँ सो गए आप लोग? कुछ बोल नहीं रहे। अल्डोल बड़ी रिएक्शन है, आप चिंता नहीं करें। टाइम लग रहा है, टाइम लगता है। फिजिकल सेंटर पे 5-6 घंटे पढ़ाता हूँ, लेकिन इधर आपका रिकॉर्डेड में 2.5 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। हो गया कि नहीं? सो गए हो क्या? अब मेरी बात सुनो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नहीं होगा क्यों ऋषभ? अल्फा एच तो है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप तो यही बोलोगे, आप चिल्ला रहे थे, और आप तो ये भी चिल्लाते हो कि एसिड बेस ही पहला स्टेप होता है, जब भी होगा एसिड बेस से चालू होगा। तो अल्फा एच है और एसिड बेस होना चाहिए, तो आपको क्या तकलीफ है? ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अल्डोल नहीं देगा। तो क्यों नहीं देगा भाई, जबकि आप ये चिल्ला रहे हो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्डोल देना चाहिए। रीजन प्लीज। स्ट्रेन बढ़ जाएगा, परफेक्टली करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑल्सो इक्वली एक्सप्लेन, ऑल राइट। उसमें कुछ भी और नए जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में हर कार्बन पर 49 डिग्री का स्ट्रेन है, तो ही मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है। आपने तो यहाँ पर इस कार्बन को sp2 120 बनाया, मतलब ये कार्बन 60 डिग्री का स्ट्रेन है। स्ट्रेन निकालना मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, यहाँ 49 का स्ट्रेन है,
इसलिए ये अपने आप में वैसे ही अनस्टेबल है। साथ में अगर आप इसकी एसिड बेस करा देते तो इसका स्ट्रेन और बढ़ जाता, क्योंकि ये रेजोनेंस करने लगता। और देखिए पहले जो एक, देखिए रेजोनेंस करेगा तो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, आपने जो दो कार्बन पे 49 49 का स्ट्रेन था उसे 60 डिग्री के स्ट्रेन पर ले गए। इसका मतलब इसका कवाड़ा कर दिया, ये और अनस्टेबल हो गया। तो फिर ये क्या करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा, ये डायरेक्टली जाके खुद OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और इसे तोड़ देगा। तो ये टूट गया O माइनस और इधर जुड़ गया OH। खुद मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा खुद के ही कार्बन पर, तो ये रिंग टूट जाएगी। और देखो जरा रिंग टूटते ही क्या होगा, इस कार्बन पे एक तरफ OH जुड़ा, O माइनस डबल बॉन्ड बना देगा और ये CH2 माइनस होगा। ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की साइड जाएंगे और लास्ट में एसिडिफिकेशन करोगे तो H गेन कर लेगा। तो ये देखो क्या लिखा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसी से जुड़ा OH, फिर बीच में ये कार्बन CH2, सामने CH2 माइनस एक H ले लेगा, प्रोपेनोइक एसिड, एंड दैट इज स्टेबल मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स एज अ साइक्लोप्रोपेनॉन अल्फा H होते हुए भी अल्डोल नहीं देगा, क्योंकि अल्डोल वैसे भी रिएक्शन 2-3% यील्ड देता था, इसमें तो इतना स्ट्रेन बढ़ रहा है कि वो 2-3 क्या माइनस में भी 2-3 हज़ार रैंक यील्ड नहीं देगा। कहने का मतलब कि वो रिएक्शन फिर डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में चला जाएगा। तो सवाल दिमाग में ये उठना चाहिए, जो आपका दिमाग नहीं है इसलिए कोई सवाल उठता ही नहीं है, सर जब आप यहाँ डायरेक्टली OH को ही ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दे रहे, तो बाकी जगह भी आप ऐसे ही कराइए, बाकी जगह क्यों एसिड बेस तमाम तरह का प्रोपोगंडा चल रहे हो, यहाँ भी डायरेक्ट इसे ही अटैक करा दो। ये सवाल दिमाग में आना चाहिए कि नहीं। क्यों डाइल्यूट बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल खुद नहीं कार्बोनिल पे जोड़ दे रहे। आपके सवाल भी उतने ही दिमाग में आते हैं जितना मैं बोलता हूं, या फिर कुछ भी आएंगे उल्टे सीधे। बोलो हाँ ना, कल आप मुझे इसका जवाब बताओगे, नहीं आए तो रिकॉल कराना, मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। सिलेबस खींच नहीं पाएगा फिर। अगला देखो, अल्फा H हो तो वो अल्डोल देगा, ये 99% बात सही है। बट एक दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें अल्फा H है फिर भी वो अल्डोल नहीं दिया, उसकी अपनी दूसरी मजबूरी थी। बोलो सभी को ये पॉइंट समझ आया कि नहीं। कुछ पल्ले पड़ रहा है, ऐसे ही राम कथा सुन रहे हो। अगला ये लिखा है डाइल्यूट बेस अल्डोल देगा कि नहीं, इतना देख के पहचानना सीख जाओ कि ये अल्डोल है। कार्बोनिल के बगल में अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बोनिल के बगल में ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्डोल देगा कि नहीं। टेल मी एवरीबॉडी, अल्डोल देगा कि नहीं। गाइस प्लीज, मैं आंसर बोल रहा हूं अल्डोल नहीं देगा, स्टिल अल्डोल नहीं दिया। अब आप मुझे जस्टिफाई करा दें, अब आप केवल यही सोचे क्यों नहीं दिया। नरेंद्र जी,
बोलिए बोलिए। ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। परफेक्टली करेक्ट आंसर। क्योंकि जब आप इसका एनाइन बनाओगे तो ये इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा और ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, जबकि हमने पढ़ा ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये है टेट्राहेड्रन। कोई और अच्छा पढ़ने वाला सुन लेगा तो मजाक बना देगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये कार्बन पे माइनस sp2 प्लेनर ऑर्बिटल में ही नहीं है, वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नेगेटिव है, तो अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज नेगेटिव में है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल नहीं बना या एनाइन नहीं बना, मतलब ये स्टेबल नहीं है। मान लो आप लोग तो खोपड़ी कम चलाते हो, खैर मैं चला के बता दे रहा हूं। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे आपने बनाया तो इस पे माइनस आ गया, आप बोलो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। फाइनली ये न्यूक्लियोफाइल बाद में अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा। अरे जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा, जो कि ब्रिज कार्बन कभी प्लेनर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ये सब जीओसी में पढ़ाया गया। इसका मतलब अगर कहीं ब्रिज हेड कार्बन पर H दिख रहा होगा, बगल में मान लो इधर कार्बोनिल है, तो ये कभी भी अल्डोल नहीं देगा। तो नोट पॉइंट ये लिखोगे, 99% अल्डोल पॉसिबल है अगर कार्बोनिल के बगल में अल्फा कार्बन और उस पर अल्फा एच हो। लेकिन 3 मॉलिक्यूल जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो कभी भी अल्डोल नहीं देगा, जबकि अल्फा एच अवेलेबल था। बोलिए हाँ ना। तीसरा एग्जाम्पल सुनो, मैंने 2 ही अभी तक आपसे डिस्कस किए। तीसरा है ये जो कि हर साल जेई और नीट में आया है, इसका नाम पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोनिल कंपाउंड। CH3CH CH3 कार्बन के बगल में अल्फा एच है, जबकि ये अल्डोल देना चाहिए फिर भी अल्डोल नहीं दे रहा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको ये बोलना है कि जिस कार्बन पर H है, अगर उस अल्फा कार्बन पे 2 मिथाइल या उससे बड़े कोई भी ग्रुप जोड़ दिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा होगा कि अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर कार्बोनिल पे अटैच्ड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा आ जाएगा कि वो रिएक्शन भी अल्डोल नहीं देगा। आपकी सिलेबस टिल जेई एडवांस इन 3 मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई चौथा मॉलिक्यूल्स एग्जामिनर आपको परेशान नहीं करेगा। क्या मेरे ये वर्ड समझ आए? गॉट इट और नॉट? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। तो अल्फा एच होना इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ अल्डोल, लेकिन ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं जो अल्फा एच होते हुए अल्डोल नहीं दे रहे। मैं ऐसा कहीं नहीं पढ़ा रहा अल्फा एच नहीं भी है और अल्डोल हो गया, ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अल्फा एच होना इज अ नेसेसरी प्राइमरी कंडीशन फॉर अल्डोल, लेकिन जिन भी मॉलिक्यूल्स पे अल्फा एच होंगे वो अल्डोल देगा ये जरूरी नहीं है। ये 3 मॉलिक्यूल्स देखिए जिनके पास अल्फा एच है वो अल्डोल दे ही नहीं है। गॉट इट और नॉट? मैंने ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं पढ़ाया कि देखिए अल्फा एच नहीं है और अल्डोल बन गया, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अगर जब जब अल्डोल होगा तो वो अल्फा एच की मदद से ही होगा। क्या ये वर्ड समझ आए कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट इज रेट्रोअल्डोल। रिवर्स रिएक्शन ऑफ अल्डोल इज रेट्रोअल्डोल। रिएक्शन का रिवर्स हो जाना इज रेट्रोअल्डोल।
समझ पाए हो क्या? रिट्रोल, अल्डोल, कंडेंसेशन। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में अल्डोल कराना। अल्डोल जो फॉरवर्ड चला रहे हम, जितना भी यील्ड 1, 2, 4% मिल रहा है, वो भी हम बैकवर्ड करा दें। बैकवर्ड डायरेक्शन में अल्डोल का पढ़ना इज रेट्रो अल्डोल। तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, एक बार फॉरवर्ड पढ़ा रहे, अगली बार बैकवर्ड पढ़ा रहे। बैकवर्ड इसलिए पढ़ा रहे कि एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछता है। पहला सवाल सुनो, सवाल के साथ ही हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। मान लो ये R1 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O और R2 कार्बोनिल के बगल का अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इसको पढ़ते अल्डोल। एग्जामिनर आपसे ये पूछता है ये अल्डोल किन दो रिएक्टेंट के बीच में बना है। अभी तक आपको सिंपल अल्डोल पढ़ा है, लेकिन अल्डोल तो किन्हीं दो के बीच में भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं एक फाइनल CH3 CHOH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब ये सेम मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, क्योंकि ये तो दो अलग अलग हैं। तो ये किन दो के बीच रिएक्शन हुई, इनिशियल रिएक्टेंट क्या था, या फिर और समझो, बहुत ही कमजोर खोपड़ी आप लोग चलाते हो। मान लो एक बार अल्डिहाइड ऐसा लिखा और दूसरा अल्डिहाइड प्रोपेन अल्डिहाइड लिखा और इसका अल्डोल बना दिया। एक एसिटल्डिहाइड है जिसमें भी अल्फा एच है, दूसरा प्रोपेन अल्डिहाइड है जिसमें भी अल्फा एच है। इन दोनों का अल्डोल करके फाइनल प्रोडक्ट लिखा, तो कोई R1 है और कोई R2 है। तो एग्जामिनर आपसे उल्टा पूछता है कि आप देख के बताओ कि ये किन दो अल्डिहाइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है या अल्डोल प्रोडक्ट है। बोलो, इतने वर्ड समझ पाए हो मैंने क्या बोला? व्हाट आई सेड, ये वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं? तो बस हमें वही समझना है, बड़ा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं मैकेनिज्म के साथ समझाता हूँ और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ताकि दो तीन चीज़ें एक बार में समझा पाए और आप समझ पाए। देखो, मान लो जो एग्जामिनर ने लिखा मैं वही लिख रहा, उसने कुछ ऐसा लिखा और उसके बाद CH3 ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। कार्बोनिल के हिसाब से अल्फा बीटा, हमसे बोला कि बताओ ये किन दो चीज़ों के मिलने से बना। तो हमने क्या किया, क्योंकि इन्होंने हीट किया नहीं, कंडेंसेशन किया नहीं, तो यहाँ से OH माइनस एसिडिक H को ले जाएगा, वाटर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकला तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, जैसे ही माइनस आया इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा। तो वो मैं अगले स्टेप में लिखूं, वरना तुम्हारे समझ नहीं पड़ेगा। मान लो ये ऐसे लिख दिया, HOH वाटर निकल गया और ये CH C डबल बॉन्ड OH, बोलो हाँ ना। अगले स्टेप में ये क्या करेगा, O माइनस इंटरनल अटैक करेगा। जैसे ये इंटरनल अटैक करेगा, मेरी बात सुनो, इस कार्बन से ये वाला ग्रुप कभी मत तोड़ना, उस साइड का ग्रुप तोड़ना जहां पर मतलब जिस साइड कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है उस साइड का R ग्रुप तोड़ देना। क्या मेरे शब्द समझ पाए? तो ये वाला टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, मेरी बात सुनो, CH3 ये लिखा CH, ऑक्सीजन बना देगा डबल बॉन्ड, मतलब एक था ये एसिटल्डिहाइड और दूसरा CH पे आ गया माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मिला, CH माइनस वो जुड़ा है CH3 से,
और इस साइड जुड़ा है कार्बोनिल ग्रुप से। नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर आपने पहले निकाला उधर से H दे दीजिए और ये OH माइनस एज अ बेस वापस चला गया और ये बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो अल्डोल प्रोडक्ट था वो किन्हीं दो डिफरेंट अल्डिहाइड से मिक्स्ड करके या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा के बनाया। एक एसिटल्डिहाइड था और दूसरा प्रोपेनल्डिहाइड। सेम का रिट्रो एल्डोल एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा। सेम मॉलिक्यूल्स में तो आप आंख बंद करके ही बता दोगे कि एसिटल्डिहाइड का था, लेकिन वो किन्हीं दो को लिखेगा, दो डिफरेंट को लिख। बोलो रिट्रो एल्डोल समझ आया? जो अल्डोल बना मैंने सारी रिएक्शन वापस कर दी और ये बताया कि ये इनिशियली रिएक्शन एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड के बीच हुआ था। कितने लोग ये बात समझ पाए? Are you getting the content? Everybody got it what I said? What is retroaldol is got it? अब मैं ट्रिक पे आ रहा हूँ क्योंकि आप कंटेंट समझ जाते हो, नहीं समझ रहे तो एक दो बार फिर से रिपीटेडली देखना, समझ आ ही जाता है। अब सवाल ये है कि सर एक बार आप फॉरवर्ड पढ़ा रहे, एक बार बैकवर्ड पढ़ा रहे, पढ़ाना क्या चाह रहे हो? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि रेट्रोअल्डोल पे सवाल अलग से एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर डायरेक्टली अल्डोल प्रोडक्ट लिख देता है और आपसे पूछता कि आप देख के बताओ कि ये इनिशियली रिएक्शन किन किन के बीच में हुई है। तो मैं इसको ट्रिक से बताना चाहूँगा। देखो रेट्रोअल्डोल का ट्रिक, रेट्रोल अल्डोल कंडेंसेशन। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या? चाय पानी पीना हो ऐसा कुछ? नो? ओके, ऑल राइट। कितने सिंसियर बच्चों, सो ग्रेट, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, कंटिन्यू। मेरी बात सुनो। आप एग्जामिनर आपको जो भी लिखे, एग्जामिनर पूछेगा किस चीज़ से मिलके बना है, किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है? तो मान लो मैं कोई एक जनरल एग्जांपल लिख रहा हूँ, R1 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड R2। आप इसका क्या करना, आप इसका जबरदस्ती कंडेंसेशन करा देना। एक OH और एक H निकाल के उसका कंडेंसेशन कराना। तो ये R1 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O। क्योंकि जो ट्रिक है वो कंडेंसेशन पे लगेगी, अल्डोल पे नहीं लगती है, वो कंडेंसेशन पे लगेगा। आपको क्या करना है, जो भी एग्जामिनर तो अल्डोल ही लिखेगा, या कंडेंसेशन लिख दिया तो आपके लिए तो इजी पड़ गया। मान लो नहीं लिखा तो अल्फा बीटा से वाटर निकाल के कंडेंसेशन आप खुद कर लो। इसके बाद इन दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ो। जिस साइड पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, इस साइड कार्बोनिल जुड़ा है, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, वहां पर ये जो बॉन्ड जो तोड़ा ना वहां पर इस कार्बन की वैलेंसी, पूरी 4 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड कर दीजिए। जितने हाइड्रोजन चाहिए उतना जोड़ लो। और जिस साइड कार्बोनिल ग्रुप नहीं है वहां कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दो। आप उल्टा समझ जाओगे, मैं इसको इजीएस्ट वे में लिखूं। इस साइड कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, मैं और सिंपल लिखूं, इस साइड कार्बोनिल नहीं है तो इस साइड कार्बोनिल ग्रुप बना दीजिए। तो आप क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O था
उसी से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ो। अब मेरी बात सुनो, ये तो थ्योरी पार्ट था। जो रेट्रोएल्डोल है ये लिखा R1 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O R2। आपने ये तोड़ा, इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ो और इधर हाइड्रोजन 2 जोड़ो ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए। तो ये लिखा R1 CH डबल बॉन्ड O एक रिएक्टेंट और दूसरा ये CH था 2H और लेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O R2। बोलो ये वर्ड समझ आया? तो ये जो भी रेट्रोअल्डोल था वो इन दो के बीच हुआ था। बोलो पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फटाफट बोलिए। ओके, एक दो मैं प्रैक्टिस करा दूं। देखिए, मान लो मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप इसका डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करा रहे, मतलब कंडेंसेशन से भी रिएक्शन वापस ले। कंडेंसेशन से रिएक्शन वापस नहीं होती है डियर ऑल, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए था। ये तो मैंने ट्रिक को समझाने के लिए किया, या डाइल्यूट OH इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एग्जामिनर अपनी मर्यादा में सवाल पूछेगा, वो अल्डोल का रेट्रो अल्डोल करवाएगा। कंडेंसेशन के बाद तो रिएक्शन स्टेबल हो गई, फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल हो गया। हमने क्या किया, आपको तो ट्रिक लगाना है, वैसे मैं बता चुका हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेट्रोल ही लिखूँ। लेकिन रेट्रोल में कोई ट्रिक नहीं है, आप कंडेंसेशन करके ही लिख पाओगे। क्वेश्चन इन 2017 जेई, कोई रिएक्टेंट X है, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराया तो हमें प्रोडक्ट Y मिला। तो उसने पूछा बताओ X क्या है? तो भाई X तो तब पता चलेगा ना जब इस रिएक्शन को वापस ले जाओगे, रेट्रो एल्डोल कराओगे। तीनों के आंसर बोलिए फटाफट। समझ आ रहा है सभी को? टेल मी फास्ट प्लीज। सर ये कुछ पैसे के लिए बोल रहे थे, तो बोला आपसे देखने के लिए, तो मैंने कहा कि अब आप देखिए। ऐसे कोई बोल रही थी तो क्या, कब बोली हैं आपसे? कल बोले आज नहीं बोले। हाँ तो बोलिए सॉल्व हुआ क्या? कितना चाहिए था?
पैसा लाए नहीं आपके पास, वो दे दीजिए। है? नहीं। 200। अरे हमको को देना है ना। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वाले में इस साइड कार्बोनिल है तो वैलेंसी हाइड्रोजन से, और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। तो ये देखिए मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ये लिखा होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इस तरफ जो लिखा है CH3CH, और एक H कमी है तो हाइड्रोजन फिटफाट बिठा देंगे, एंड दिस इज। इसमें कार्बोनिल साइड वाले को हाइड्रोजन से वैलेंसी करोगे, 1 2 3 एक H चिपका दोगे, और यहाँ पर कार्बोनिल बना दोगे। बोलो हाँ ना। एक्चुअली आपको तो इसका कंडेंसेशन लिख के ट्रिक पता है, समझ पा रहे हो क्या? कहीं तकलीफ तो नहीं है फिर मैं इसका कंडेंसेशन लिखूं, आप लिख लोगे। थर्ड बताओ जरा, जो नीट में आया, जेई में आया हुआ सवाल है। नहीं, गलत है। एक कीटोन और एक अल्डिहाइड बना, डाइयल कैसे लगा लोगे? अल्डिहाइड के लिए अल लगता है, कीटोन के लिए अल थोड़ी ना यूज करो। यस करेक्ट। सब लोग लिख पा रहे हैं, बाकी जो बेचारे नाम नहीं लिख पा रहे आयु पे, वो परेशान है। ऊपर की साइड कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोजन से वैलेंसी करिए, और नीचे ऑक्सीजन। तो देखिए ये C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन टूटा तो ये CH3 हो जाएगा, और नीचे जो था ये वाला कार्बन, उधर कार्बोनिल लगा दोगे, अल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सो, और बाकी जो भी नाम है। कार्बन ज़्यादा कर दिए क्या? ये 7 नहीं 6 ही कार्बन थे, तो किधर हटा दो। 1 2 3 4 5 6। सेकंड से ये डबल बॉन्ड O लगाइए। समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये दोबारा लिखो, मेरे हिसाब से समझने लायक चीज़ थी, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये ऐसे लिखा था, और ये CH3, कार्बन बचा 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 और पांचवें पर ऐसे। सो 1 2 3 4 5 6, 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 अल। बोलो समझ आया सभी को? चलिए अगला रिएक्शन चालू करते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब तक जो पढ़ा वो सेल्फ एल्डोल था, एक ही मॉलिक्यूल्स में था। अभी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अल्डोल कराना है, दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मैं सवाल लिख रहा हूँ, एग्जामिनर ने आपको एक एसिटल्डिहाइड दिया और दूसरा प्रोपेन अल्डिहाइड दिया, और सवाल पूछा
हाउ मैनी टोटल पॉसिबल अल्डोल प्रोडक्ट्स आर देयर। डाइल्यूट OH माइनस मतलब डाइल्यूट NaOH। जरा बताइए। 4 इज रॉन्ग आंसर। नरेंद्र इसका आपका आंसर करेक्ट है। आपने 4 स्ट्रक्चरल बता दिए, लेकिन टोटल अल्डोल मतलब ऑप्टिकल चेक करिए, जितने कायरल होंगे आंसर डबल हो जाएगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए जरा। मैं सॉल्व करूं क्या? तो तुम सब क्या कर रहे हो? नरेंद्र बोलिए, आंसर आया क्या? आप न्यू स्टूडेंट हो क्या नरेंद्र सेंटर के लिए? यू आर डूइंग वेल। मैक्सिमम रेस्पॉन्स इज करेक्ट एंड दिस इज द वे ऑफ सिलेक्शन, दिस इज द करेजियस थॉट। सही गलत तो आगे देखा जाएगा। एटलीस्ट यू पुट योर अटेम्प्ट फर्स्ट। आंसर इज ऑलमोस्ट राइट। वैसे आंसर तो उसका 12 है, आपने 4 स्ट्रक्चर बोल दिए थे। आप उनमें कायरल सेंटर ढूंढ लीजिए, आंसर आ जाएगा। बाकी लोग करें, कुछ तो करें। Listen it guys. Everybody sit fast. We have very less time, around is 15-20 minute more. फिर तुम रुकोगे नहीं, तुमको नींद आने लगती है। काम की बात। जैसे ही आपने डाइल्यूट बेस डाला तो दोनों के पास अल्फा H है, दोनों जगह एसिड बेस होगा। मान लो इसका एसिड बेस हुआ तो ये इनोलेट या न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसके अल्फा H से निकलेगा, इसके अल्फा कार्बन से H निकलेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। देखो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने, पॉसिबल प्रोडक्ट देखो जरा फटाफट। पहला, ये खुद का न्यूक्लियोफाइल खुद पर अटैक कर दे, सेल्फ प्रोडक्ट। बोलो हाँ ना। ये एक प्रोडक्ट बना, ये जाके मैं इधर ही लिख रहा हूं, प्रोडक्ट आगे लिखूंगा। ये एक, और ये खुद का इसी पर अटैक कर गया, दूसरा अल्डोल प्रोडक्ट। इसका न्यूक्लियोफाइल इसके कार्बोनिल पे अटैक किया, तीसरा।
और इसका न्यूक्लियोफाइल इसके कार्बोनिल पर अटैक किया 4। सो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट 4 तरीके से बन रहा है। अब कायरल देखने पड़ेंगे, उसने टोटल बोला मतलब आप 4 तरीके आंसर नहीं है, जितने कायरल होंगे उतना आंसर हो जाएगा। बोलो ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? खुद का न्यूक्लियोफाइल खुद पर अटैक करे, हो सकता है तो बीकर में तो सब इकट्ठा पड़ा हुआ है ना, तो दूसरे पर अटैक करे। दूसरे वाले का न्यूक्लियोफाइल खुद पर अटैक करे या दूसरे वाले कीटोन पे अटैक करे या अल्डिहाइड पे अटैक करे। कहने का मतलब ये है कि टोटल 4 प्रोडक्ट बने। अब देखो जरा स्टेप वाइज मैं चालू करता हूं और मैं अल्डोल डायरेक्ट लिखूंगा। अब आप लोग समझ चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन दिखा दिखा के लिख रहा हूं। और पहले मैं सेल्फ प्रोडक्ट लिख रहा हूं। सेल्फ का मतलब होता है खुद का ही न्यूक्लियोफाइल खुद पे अटैक करे। तो देखो, अरे खुद ही इतना बैक मार गया। ये CH2 माइनस इसी पर जुड़ रहा है, तो देखो ये क्या होगा, जुड़ रहा उसे पहले लिखो CH3, फिर C, ये टूट गया होगा तो O माइनस H, और ये बनता है प्लस और ये माइनस, तो प्लस से जाके ये CH2 जुड़ा होगा, तो ये जुड़ा CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर वाटर से ये H ले लेता है और फाइनली बन जाता है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज सेल्फ अल्डोल। इस बार इसका करोगे तो पहले प्रोपेनल्डिहाइड पे अटैक कराना है, तो पहला सेल्फ ये बना, दूसरे वाले का सेल्फ ये बनेगा CH3 CH2 CH, O माइनस टूट गया होगा, उसी पर इसी मॉलिक्यूल्स का अल्फा कार्बन वाला करता है, तो ये CH होगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, वाटर से H ले लेता है, जैसे ये वाटर से H लेगा खुद का ही न्यूक्लियोफाइल खुद पर अटैक करे, सेल्फ एल्डोल, तो ये CHOH बन गया, सामने लिखा CH, ऊपर की साइड कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। बोलो हाँ ना। अगली बार हमें क्रॉस कराना है, तो क्रॉस के लिए देखो जरा, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, और हम लोग तो पढ़ी क्रॉस रहे थे तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में मेरी बात सुनो, एक आपने CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH न्यूक्लियोफाइल लिया और दूसरा CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड O लिया, और ये अटैक किस पे कर रहे हैं, एसिटल्डिहाइड पर या अटैक कर रहे हैं प्रोपेनल्डिहाइड पे, यही तो कहानी चल रही है। तो इस बार हम क्या करते, इसका अटैक इस पर कराते दूसरे वाले के कार्बोनिल पर, तो ये लिखा CH3 CH2 CO माइनस H और ये यहाँ प्लस आएगा, वो जुड़ जाएगा इस कार्बन से CH2 C डबल बॉन्ड OH, वाटर से H लेगा, अल्डोल बन जाएगा CH3 CH2 CHOH, सामने लिखा है CH3 CH2 CH, और ये लिखा है, ये जो सामने जुड़ा हुआ था वो एज इट इज लिख दीजिए। बोलिए तकलीफ तो नहीं हो रही, समझ पा रहे? क्रॉस मतलब किसी का न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करे। इस बार मैं इसका अटैक कराऊंगा और दूसरे के कीटोन कार्बोनिल ग्रुप पे कराऊंगा, कीटोनिक जिसको कार्बोनिल ग्रुप बोल रहे हैं हम लोग, CH3 CHO माइनस बन जाएगा, और इस पर ये पार्ट आके जुड़ना है, तो ये लिखा CH, नीचे को लटका दो CH3, ये माइनस इस कार्बोनिल के प्लस से बॉन्ड बनाया C डबल बॉन्ड OH, वाटर से ये फिर से H ले लेगा, अल्डोल बना देगा CH3 CHOH CH3 और C डबल बॉन्ड OH।
देखिए ये कायरल कार्बन है, ये भी 4 डिफरेंट कायरल, इधर ये कायरल, तो क्रॉस में 3 कायरल सेंटर, 2 2 4 2 6 प्रोडक्ट तो क्रॉस से बन गए, बोलो हाँ ना। अल्डोल के 6 प्रोडक्ट क्रॉस से बने। और एक स्लाइड पीछे चलो, यहाँ पर ये कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है। 6 प्रोडक्ट अल्डोल के सेल्फ से बने, खुद का न्यूक्लियोफाइल खुद पे अटैक किया, और 6 क्रॉस से बने। सो टोटल आंसर इज 14। कितने लोग ये बात समझ पाए? टोटल अल्डोल प्रोडक्ट इक्वल टू 12। इसमें समझने में कोई तकलीफ? एवरीबडी गॉट इट? अब थोड़ी सी अगर खोपड़ी चलती हो तो आप दिमाग ये लगाइए क्या आ गया। आप सवाल ये पूछिए कि सर हमें तो क्रॉस बनाना था, लेकिन आपने तो इसमें साथ में सेल्फ भी बन रहा, या जब जब क्रॉस बनेगा तो सेल्फ तो बनेगा ही बनेगा, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है? या मैं और सिंपल सवाल को कनेक्ट करता हूं, यहां पर चारों का रेट बताओ, 1 2 3 4, किसका अल्डोल कंडेंसेशन का रेट फास्ट होगा? 1 2 3 4 में रेट बताओ। मेरे वर्ड समझ पाए या नहीं समझ पाए? अल्डोल का रेट बताइए। दोनों सेल्फ पहले होंगे, या एक सेल्फ एक क्रॉस होगा, या कौन से नंबर का होगा? यस, फर्स्ट तो ठीक है, उसके बाद फर्स्ट के आगे भी बोलो प्रभु। और आप बोलोगे नहीं, आप टाइम निकाल दोगे, 2 घंटे की वीडियो अपलोड नहीं होगी। मैं चाह रहा हूँ कि इसको फटाफट फिनिश किया जाए। लेंदी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको फास्ट एक्सप्लेन करता हूँ और ताकि अपलोड कर पाऊँ। सुनो ज़रा, मैं आंसर लिख रहा हूँ और मैं सारी चीज़ों को एक पीपीटी पे ले लेता हूँ, एक ही स्लाइड में लेके एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखो, रुक जा भाई। ये देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसी का न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कराना है। दूसरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसी का न्यूक्लियोफाइल इसी पर अटैक कराना। बोलो हाँ ना। पहला रेट तो, रेट का ऑर्डर तो आपको पता है कि कार्बोनिल पर जितना कम हिंड्रेंस होगा रेट उतना ज़्यादा होगा, और यही पहला फैक्टर है और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इधर एक मिथाइल है, इधर इथाइल है, बल्कि ग्रुप हिंड्रेंस ज़्यादा, मतलब रेट कम। बोलो हाँ ना। तो इसका इसी पे अटैक करना 1, इसका इस पे अटैक करना 2, ऐसे ही लिखा। चलो शायद सीक्वेंस बदल रहा, मैं सीक्वेंस ना बदलूं, पुरानी स्लाइड अगर आप कोरिलेट करोगे तो बाकी यूट्यूबर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यही सीक्वेंस 2, ये इस पे अटैक करेगा तो 3, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो 4। ये चारों सीक्वेंस दिख रहे क्या? अब देखो, मैं चारों को बोल दूं एक बार फटाफट, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। बच्चे जाना चालू कर ही दिए। सास भी कभी बहू थी 8 बजे चालू होगा, निकलना चालू कर दी।
काम की बात सुनो अभी, ये इस पर हिंड्रेंस कम है, इसका मतलब 1 का रेट ऑफ ए एन फर्स्ट का ज़्यादा होगा। या मेरी बात सुनो, फर्स्ट एंड फोर्थ का हमेशा ज़्यादा होगा सेकेंड एंड थर्ड से। जितना कम क्राउडेड कार्बोनिल होगा उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रोपाइल का हिंड्रेंस ज़्यादा, इसका मतलब दोनों रेट इसी के ज़्यादा है। तो चाहे वो खुद का अटैक करे या दूसरे का न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, एसिटल्डिहाइड का रेट ज़्यादा। बोलो हाँ ना। अब सवाल ये है 1 और 4th में किसका ज़्यादा। तो इधर देखो फटाफट, सेकेंड में NU का डिग्री चेक करेंगे, परफेक्ट, ऑल राइट। सेकेंड में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये 1 डिग्री एनाइन इज मोर स्टेबल, और अगर ये स्टेबल है तो ज़्यादा बनेगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो जल्दी अटैक करेगा। इसका मतलब ऑब्वियसली 1 का रेट 4 से ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्थ वाला देखो, ये जो 2 डिग्री न्यूक्लियोफाइल या एनाइन बनाया वो 2 डिग्री एनाइन कम बनेगा, लेस स्टेबल है, कम स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, तो कम बनेगा, तो कम अवेलेबल होगा, तो कम अटैक करेगा, प्रोडक्ट कम होगा। ये बात समझ पाए हो क्या? अब आते हैं हम इसमें, तो ऑब्वियसली ये कार्बोनिल तो सेम है, तो जब ये कम मोर स्टेबल एनाइन है तो ज़्यादा अटैक करेगा, मतलब 2 का रेट, अरे 2, हाँ 2 कौन सा था, ये वाला देखो, खुद का न्यूक्लियोफाइल खुद पे अटैक करे, और ये 1 डिग्री वाला और ये 2 डिग्री वाला, तो आंसर इज 3 का रेट इज ग्रेटर देन 2। सो AN का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? एवरीबडी अंडरस्टूड? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? So that will be all for today. We'll meet you tomorrow, continue. So it's around is 2 hours classes, 7:56 is going on. Aldol is almost finished. डाउट वगैरह केवल मुझे भेजिए, व्हाट्सअप करिए, थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, उसके बाद ही आपके डाउट शेयर करूँगा। दैट्स ऑल। अल्डोल के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगा और कैनिज़ारो चालू करूँगा। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।